हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हो गया। ठीक है, तो इसके जो एक्ट है जीएसटी एक्ट, उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जो कि इस एक्ट से रिगार्डिंग है और इस एक्ट के जो भी प्रोविज़न है उसमें यूज़ आती है। तो आज हम उन डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशंस में बात करें तो सबसे पहले नंबर लेंगे हम किसका, एक्शनेबल क्लेम का। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिजन योग्य दावे। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम मतलब अभिजन योग्य दावे। तो इसका देखिए क्या है, अकॉर्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो इसकी डेफिनेशन है वो किस में दी गई है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी गई है। ठीक है, जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम है 1882, उसके अंदर इसकी डेफिनेशंस दी गई है। ठीक है, जीएसटी के अंदर नहीं दी गई है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक्शनेबल क्लेम की क्या डेफिनेशन है, An actionable claim is a debt or claim for which the person can take an action and also approach the court for recovery of his debt or claim। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब ऐसा कोई भी दावा या ऐसा कोई भी जो कहते हैं देयता जिसके लिए कोई पर्सन कोई एक्शन ले सकता है। ठीक है, या फिर वो किसी कोर्ट के में या फिर किसी न्यायालय में उस डेप्ट की रिकवरी कराने के लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब कोई भी ऐसा दावा या कोई भी ऐसा डेप्ट जो कि किसी पर्सन को जिसके लिए कोई पर्सन क्या कर सकता है, न्यायालय में दावा कर सकता है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपके एक्शनेबल क्लेम कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड है आपके एड्रेस ऑफ डिलीवरी। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे हिंदी में सुपुर्दगी का पता। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या होगा, एड्रेस ऑफ डिलीवरी रेफर्स टू द एड्रेस ऑफ द रिसेप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंडिकेटेड ऑन द टैक्स इनवॉइस इशूड बाय द टैक्सेबल पर्सन फॉर डिलीवरी ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए, हिंदी में इसकी डेफिनेशन हम कैसे पढ़ेंगे, सुपुर्दगी के पते से आशय माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता के पते से है जो माल या सेवा का वितरण करने के लिए एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी बिल में माल या सेवाओं या दोनों की सुपुर्दगी के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम कहीं जैसे माल कोई ख़रीद के लेके आ रहा है, तो ख़रीद के लेके आने के बाद में जब उसको माल वहाँ पे देना होता है, उसकी डिलीवरी करनी होती है, तो उसके इनवॉइस में कोई एड्रेस लिखा जाता है। तो जो इनवॉइस में एड्रेस लिखा गया है वो एड्रेस ही क्या कहलाएगा, एड्रेस ऑफ डिलीवरी। इसका मतलब ये वो एड्रेस है जहाँ पे गुड्स या सर्विस को क्या करना है, डिलीवर करना है, ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड मीन्स द एड्रेस ऑफ रिसेप्शन एज नोटेड इन द फाइल ऑफ सप्लायर। ठीक है, हिंदी में कहें तो लेखों में पते से आशय प्राप्तकर्ता के पते से है जो कि पूर्तिकर्ता के लेखों में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो जो भी रिसीवर होगा उसका जो एड्रेस होगा वो सप्लायर की फाइल में या जो भी अकाउंट्स में जो भी एड्रेस लिखा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड किया हुआ एड्रेस होगा। ठीक है, तो मतलब ये वो एड्रेस नहीं है जहाँ पे हमें डिलीवरी करनी है, ये वो एड्रेस है जो सप्लायर की फाइल के अंदर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एजुकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं निर्णायक प्राधिकरण। तो एजुकेटिंग अथॉरिटी एज एनी अथॉरिटी competent to pass any order or decision under this act but does not include the board, the first appellate authority and appellate tribunal। तो देखिए, एजुकेटिंग अथॉरिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्णायक प्राधिकरण, तो निर्णायक प्राधिकरण कौन होगा, जो कि इस एक्ट के अंदर कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन इसके अंदर कौन नहीं आता, बोर्ड नहीं आता और अपीलेट अथॉरिटी नहीं आती और अपीलेट ट्रिब्यूनल भी नहीं आता। ठीक है, कोई भी ऐसा अधिकारी, न्यायिक अधिकारी जो कि इस अधिनियम के तहत कोई भी आदेश या निर्णय
दे सकता है या उसके लिए अधिकृत है तो वो एडजुकेटिंग अथॉरिटी कहलाएगा, निर्णायक प्राधिकरण कहलाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एजेंट। तो देखिए एजेंट क्या होता है, एजेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकर्ता। तो अ पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, ये क्या है, आरतिया और एन ऑक्शनर, एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट। आगे देखते हैं, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर। तो देखिए एजेंट का मतलब क्या होगा, अभिकर्ता का मतलब क्या होगा कि इसका मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो कि क्या होगा, फैक्टर होगा, दलाल होगा या कमीशन एजेंट होगा या आड़तिया होगा या हम उसे नीलामी करता या कोई भी वाणिज्य कभी करता। ठीक है, मर्केंटाइल एजेंट हम उसे किसी भी नाम से जान सकते हैं, लेकिन वो इंसान क्या करेगा, किसी दूसरे के लिए क्या करेगा, किसी दूसरे इंसान के लिए, किसी अदर पर्सन के लिए क्या करेगा, गुड्स सप्लाई करेगा और रिसीव करेगा। ठीक है, वो सप्लाई करेगा और रिसिप्ट करेगा, मतलब बीच में वो जो काम करता है ना, जिसे हम बिचौलिया कह सकते हैं, तो उसका काम करेगा वो, कि किसी अदर पर्सन के बिहाफ पे वो सप्लाई ले रहा है, रिसिप्ट ले रहा है, सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो वो इंसान क्या कहलाएगा, एजेंट कहलाएगा। फिर बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। तो देखिए एग्रीगेट टर्नओवर को हिंदी में कहेंगे कुल आवर्त। कुल आवर्त देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स the aggregate value of all taxable supplies excluding the value of inward supplies on which the tax is payable by the person on the reserve charge basis, the exempted supplies, export of goods and services, both interstate supplies of the person having the same pen to be computed on all India basis but not including the central tax, state tax and UT tax। तो देखिए एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर कोई भी एक पैन नंबर से पूरे इंडिया में जो टर्नओवर किया गया है या जो भी सप्लाईज की गई है वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, मतलब सेम पैन नंबर से हम इंडिया के अंदर जितनी भी जो सप्लाईज करेंगे या जितना भी जो टर्नओवर होगा वो सारा का सारा इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसमें जो भी एग्जम्प्टेड जो कहते हैं हम, एग्जम्प्टेड सप्लाईज वो भी आएगी। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है गुड्स और सर्विस का तो वो भी इसके अंदर आएगा। इंटर स्टेट सप्लाईज भी आएगी। ठीक है, तो मतलब सेम पैन नंबर से जितनी भी सप्लाईज पूरे ऑल ओवर इंडिया में की गई है, ठीक है, जितना पूरा का पूरा टर्नओवर है वो सारा का सारा टर्नओवर इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आएगा, इसके अंदर सेंट्रल टैक्स नहीं आएंगे, स्टेट टैक्स नहीं आएंगे और यूटी टैक्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको जनरल लैंग्वेज में कहें तो इंडिया के अंदर जो टोटल हमने क्या किया है, टर्नओवर किया है, वो सारा का सारा टर्नओवर आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो भी एग्जम्प्टेड टर्नओवर है या एग्जम्प्टेड सप्लाईज है वो भी आ जाती है, और एक्सपोर्ट जो किया है हमने वो भी आ जाता है, इंटर स्टेट सप्लाईज भी आ जाती है, सारा कुछ आ जाता है जो हमने इंडिया के अंदर हमने किया है सप्लाईज, जो कि अब तक टैक्स के लिए रिप्रेजेंट नहीं किया गया हो। ठीक है, तो वो सब कुछ आ जाएगा जो कि सेम पैन नंबर से किया गया हो, लेकिन इसके अंदर सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूटी टैक्स नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। तो एग्रीकल्चरिस्ट देखिए, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहेंगे इसको किसान। ठीक है, तो जीएसटी के अकॉर्डिंग किसान की क्या डेफिनेशन होती है एग्रीकल्चरिस्ट की, देखिए एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स एन इंडिविजुअल और अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु अंडरटेक्स द कल्टिवेशन ऑफ लैंड। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार आएगा जो कि क्या करता है, कृषि का काम करता है, खेती का काम करता है, और किसके थ्रू करता है, बाय ओन लेबर, खुद के श्रम से करता है। ठीक है, अपने खुद की लेबर से करता है, बाय द लेबर ऑफ फैमिली, या फिर अपने फैमिली के लेबर से, अपने फैमिली के श्रम से करता है, या फिर बाय द सर्वेंट ऑन वेजेस पेएबल इन कैश। ठीक है, और एनी और काइंड ऑफ एनी और काइंड और बाय hired labor under the personal supervision or the personal supervision of any other member of family।
तो एक तो खुद की लेबर से करता है, एक फैमिली की लेबर से करता है, या फिर वो किसी ऐसे सर्वेंट जिसको उसने क्या वेजेस दे करके रखा हुआ हो, ठीक है, उसने हायर करके कोई लेबर लेके आया हो जो कि उसके खुद के सुपरविज़न में काम करता हो या उसके फैमिली के किसी मेंबर के सुपरविज़न में काम करता हो, ऐसे सर्वेंट के लेबर से वो अगर क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैटर। फिर देखते हैं हम आगे अपीलेट अथॉरिटी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपीलीय प्राधिकारी। तो देखिए इसकी डेफिनेशन है, अपीलेट ऑफिसर मीन्स द ऑफिसर ऑथोराइज टू हियर द अपील रेफर टू इन सेक्शन ऑफ 107 ऑफ दिस एक्ट। तो इसको ये हम कह सकते हैं कि अपीलीय प्राधिकारी का अर्थ है कि इस अधिनियम की धारा 107 में निर्दिष्ट अपील सुनने को अधिकृत अधिकारी। ठीक है, तो 107 सेक्शन में जो भी अधिकारी जो कि इस अधिनियम के अंदर क्या कर सकता है, कोई भी निर्दिष्ट अपील सुन सकता है। कोई भी अपील अगर उसके सामने रखी जाती है इस एक्ट के अंदर, तो वो जो अपीलेट अथॉरिटी होगा वो इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हिंदी में हम अपीलीय ट्रिब्यूनल कहेंगे। ठीक है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल मीन्स द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, अ ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 109। ठीक है, तो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो उसका मतलब क्या होगा कि गुड्स और सर्विस टैक्स का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जो कि सेक्शन 109 के अंदर क्या हुआ हो, कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ हो, वो ट्रिब्यूनल इसके अंदर आएगा, जो कि स्पेशली किसके लिए बनाया गया हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जो कि इसी एक्ट की जो सेक्शन 109 है उसके अंदर बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे का मतलब होगा नियत दिन। तो नियत दिन का मतलब क्या होगा, देखिए, अपॉइंटेड डे मीन्स द डेट ऑन विच अ सेक्शन फर्स्ट ऑफ दिस एक्ट कम्स इनटू इफेक्ट। तो ये वो दिन होगा जिस दिन क्या हुआ है, इस एक्ट की जो सेक्शंस हैं, जो प्रावधान हैं, वो क्या आए हैं, प्रभाव में आए हैं। ठीक है, मतलब जिस दिन ये अधिनियम जो है लागू हुआ है, या जिस दिन से इस अधिनियम के प्रावधान लागू हुए हैं, वो दिन ही क्या कहलाता है, अपॉइंटेड डे कहलाता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं नियत दिन, जिस दिन से ये जो एक्ट है उसके जो सेक्शंस है वो फोर्स में या इफेक्ट में आए हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं असेसमेंट की। तो देखिए असेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं निर्धारण। तो देखिए असेसमेंट मीन्स अ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स सेल्फ असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट एंड प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो देखिए असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना, कर दायित्व का निर्धारण करना। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कर दायित्व का निर्धारण करना, जिसके अंदर स्वयं कर निर्धारण भी आ जाता है। ठीक है, जिसको हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। रीअसेसमेंट मतलब पुनर्निर्धारण या पुनर्कर निर्धारण भी आ जाता है। फिर है प्रोविजनल असेसमेंट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतरिम कर निर्धारण, ये भी आ जाता है। और समरी असेसमेंट मतलब सारांश निर्धारण, वो भी इसके अंदर आ जाता है। फिर बात करते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण। ठीक है, तो सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण भी इसके अंदर आ जाता है। फिर बात करते हैं हम आगे एसोसिएट एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो देखिए एसोसिएट एंटरप्राइजेस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, सहयोगी उद्यमे। ठीक है, जो सहयोगी उद्यमे होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि सहयोगी जो बिजनेस है, सहयोगी जो उद्योग है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 92A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इसकी जो डेफिनेशन है वो किस में दी गई है, सेक्शन 92A। ठीक है, किसका, इनकम टैक्स एक्ट का। एसोसिएट एंटरप्राइज इन द रिलेशन टू अदर एंटरप्राइज मीन्स एन एंटरप्राइज विच पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर intermediaries in the management, control और capital of the other enterprises। तो देखिए हिंदी में हम सहयोगी उद्यम या सहयोगी उद्योग किसे कहेंगे, एक ऐसा उद्योग जो किसी दूसरे उद्योग के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो डायरेक्टली करो चाहे
इनडायरेक्टली करो, चाहे वो खुद करो चाहे किसी दूसरे के थ्रू करो, ठीक है, थ्रू द वन और मोर इंटरमीडिएटरीज इन द मैनेजमेंट कंट्रोल और कैपिटल ऑफ द अदर एंटरप्राइज। तो मतलब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, वो खुद के थ्रू भी कर रहा है या फिर किसी इंटरमीडिएटरीज का सहारा ले रहा है मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोल के लिए और कैपिटल जो दूसरे एंटरप्राइज की कैपिटल है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो वो क्या कहलाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएगा, ठीक है, सहयोगी उद्यम कहलाएगा। जब एक उद्यम किसी दूसरे उद्यम का मैनेजमेंट, कंट्रोल या कैपिटल किसी में भी अगर पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या कहलाता है, उसका एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाता है। और ये आपको जो डेफिनेशन है वो दे रखी है आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 92A के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑथराइज बैंक की। तो देखिए ऑथराइज बैंक, इसको हम क्या कहेंगे, अधिकृत बैंक। तो अधिकृत बैंक का देखिए क्या है डेफिनेशन, द ऑथराइज बैंक शैल मीन अ बैंक और अ ब्रांच ऑफ बैंक ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट टू कलेक्ट द टैक्स और एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर द एक्ट, ठीक है। तो ऑथराइज बैंक का मतलब होगा अधिकृत बैंक। तो वो बैंक जिसको इस अधिनियम के अंदर कोई भी टैक्स या फिर दूसरी कोई भी अमाउंट जो कि पेएबल है वो कलेक्ट करने का क्या दे रखा हो, ऑथराइजेशन दे रखा हो गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो मतलब कोई भी ऐसा बैंक जिसको जीएसटी कलेक्ट करना या जीएसटी के रिगार्डिंग कोई भी अमाउंट कलेक्ट करने का ऑथराइजेशन दे रखा हो तो वो बैंक आपकी क्या कहलाएगी, ऑथराइज बैंक कहलाएगी, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है डेफिनेशन। फिर हम बात करते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को हम हिंदी में कहते हैं अधिकृत प्रतिनिधि। तो अधिकृत प्रतिनिधि का अर्थ क्या होगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मीन्स द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव रेफर्स इन सेक्शन 116। तो देखिए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होगा कि जिसको हम अधिकृत प्रतिनिधि कहते हैं तो वो व्यक्ति या वो रिप्रेजेंटेटिव जिसके बारे में जो जीएसटी एक्ट है उसके अंदर उसकी जो सेक्शन है 116 उसके अंदर क्या कर रखा हो, उसको रेफ़र कर रखा हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जिसको कि सेक्शन 116 के अंदर रेफ़र कर रखा हो वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीएसटी। अब हम बात करते हैं बोर्ड की। तो बोर्ड का क्या मतलब होगा, तो देखिए बोर्ड को हिंदी में भी क्या कहते हैं, बोर्ड ही कहते हैं। तो देखिए इसका जो मतलब है, बोर्ड मीन्स द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम constituted under the Central Board of Revenue Act 1963। तो देखिए बोर्ड का मतलब क्या होगा, बोर्ड का मतलब होगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम है, ठीक है। बोर्ड का मतलब वो होगा कि जो ऐसा बोर्ड जो कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम होगा, ठीक है, जो बना हुआ है जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, जो बना हुआ है किसके अंडर बना हुआ है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963 के अंदर बना हुआ है। तो उस बोर्ड से मतलब होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये कौन सा बोर्ड है, ये बोर्ड है आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है, जो कि किसके अंदर बना हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963 के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब उस बोर्ड से होगा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट डेफिनेशन। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है कैपिटल गुड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी माल। तो देखिए कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होगा, कैपिटल गुड्स मीन्स अ गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो देखिए कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होगा, ऐसे गुड्स से होगा जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो क्लेम करने वाला पर्सन है उसकी बुक्स के अंदर वो लिखा हुआ होगा, ठीक है, कैपिटलाइज किया हुआ होगा। देख रहे हैं आप, देखिए क्या लिखा हुआ है, कैपिटल गुड्स मीन्स अ गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज़ कैपिटलाइज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जिसका जो भी वैल्यू है जिस गुड्स का वो कैपिटलाइज कर रखा है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और किस पर्सन की बुक्स में,
जो कि क्लेम कर रहा है किसका, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करने वाले पर्सन की बुक्स में जिस गुड्स का वैल्यू क्या कर रखा हो, कैपिटलाइज कर रखा हो, और जिस गुड्स को कहाँ पे यूज़ किया जा रहा हो, बिजनेस को चलाने के लिए या फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बिजनेस को आगे और बढ़ाने के लिए उस गुड्स का यूज़ किया जा रहा है, तो वो गुड्स आपकी क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये है आपके कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन। क्लियर हो गई होगी। हिंदी में देखिए, मैं एक बार बोल रही हूँ, पूंजी माल से आशय ऐसे माल से है जिनका इन मूल्य इनपुट कर जमा का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पंजीकृत है और जिसका कारोबार के दौरान या उसे बढ़ाने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने की संभावना है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कॉमन पोर्टल की। तो देखिए, कॉमन पोर्टल मीन्स द कॉमन गुड्स एंड सर्विस टैक्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसके लिए जो पोर्टल बनाया गया है, कॉमन पोर्टल, जिस पर सारा रजिस्ट्रेशन से लगा करके टैक्स कलेक्शन, कैलकुलेशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट सारा काम किस पे होता है, उसी पोर्टल पे होता है। तो वो पोर्टल क्या कहलाता है, आपके कॉमन पोर्टल कहलाता है, जिसे हिंदी में भी कॉमन पोर्टल ही कहते हैं। ठीक है, जो गुड्स और सर्विस टैक्स का जो भी काम है रजिस्ट्रेशन से लगाकर सारा, क्योंकि आजकल सारा काम किस पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। ठीक है, कंप्यूटर पे ही होता है, तो वो जो सारा काम है वो सारा कुछ काम इलेक्ट्रॉनिक वे में करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसे कॉमन पोर्टल कहा गया है, जीएसटी का। और ये किसके थ्रू बनाया गया है, जीएसटीएन के थ्रू बनाया गया है। जीएसटीएन एक कंपनी है जो कि प्राइवेट है, इसमें जो प्राइवेट कंपनी है जिसमें प्राइवेट का क्या है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो इस जीएसटीएन ने क्या बनाया है, कॉमन पोर्टल बनाया है जीएसटी के सारे काम को करने के लिए। तो इस कॉमन पोर्टल से मतलब वही कॉमन पोर्टल से है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतने ही डेफिनेशंस पढ़ेंगे, आगे हम और भी डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस। ठीक है, तो बाकी की जो डेफिनेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कंसल्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।